नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अभी फिर यूपीपी में ही 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक है कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रेड ए का, और दूसरा है एसआई और एएसआई, ये कॉन्फिडेंशियल का एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं यूपी पीएससी की, क्योंकि पीएससी की तो उसमें भी 2 एग्ज़ाम अभी होना है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, ठीक है, एग्ज़ाम होना है, और पीसीएस का प्रीलिम्स होना है। पीसीएस का प्रीलिम्स होना है। और अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, तो इसमें भी पेट आने वाला है, ठीक है। पेट का फॉर्म आने वाले हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। इन सभी एग्ज़ाम की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स में एक चीज़ कॉमन है कि हमें यूपी स्पेशल का पोर्शन ज़रूर देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका हम लोग करने जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस। इससे क्या होगा? इससे हमको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, ठीक है, और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। तो उसी की सीरीज़ का यह अगला वीडियो है, जो कि है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, भौतिक विन्यास। इसका पहला क्वेश्चन है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? जिनके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बी हरियाणा, सी बिहार, डी उत्तराखंड, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश से कुल 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा हैं। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर है और यह से गुजरती है, अर्थात भारत की मानोत्तर रेखा कौन सी है और यह किस स्थान से गुजरती है? तो जैसे हम लोग पता है, लेकिन ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जिनके ऑप्शंस हैं ए 82.5 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, और ये कहाँ से? वाराणसी से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, प्रयागराज, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मिर्ज़ापुर, ये इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो भारत की यामोत्तर रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, या फिर इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट भी कहते हैं, और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 स्टेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए चित्रकूट, बी महोबा, सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी है ऑप्शन बलिया, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए चित्रकूट और ऑप्शन बी महोबा, ये दोनों जो हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अगर आप लोगों को ये याद ना हो रहे हो, तो हमारे चैनल पे एक शॉर्ट में एक ट्रिक पड़ी है कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले, वो सीक्वेंस में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए रोहिलखंड, बी अवध, सी पूर्वांचल, और डी है बुंदेलखंड, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए भीम बेटका गुफाएं, बी है
बाघ गुफाएं, सी है बादामी गुफाएं और डी है गुप्त गोदावरी गुफाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गुप्त गोदावरी गुफाएं। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में हैं। देखो ये तो हमको पता चल गया कि गुप्त गोदावरी गुफा कहाँ है, यूपी में है, लेकिन भीमबेटका गुफा कहाँ पे है और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट। और बादामी कहाँ है, कर्नाटक। ठीक, अगर ये नहीं याद हो रहे हैं तो इनको बता देते हैं, ट्रिक बना देते हैं। देखो बादामी को बादाम आप समझ लीजिए और कर्नाटक को नाटक। होता क्या है कि जब छोटे बच्चों को दूध या बादाम खाने पीने को दिए थे तो बहुत नाटक करते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, कर्नाटक से नाटक और बादामी से बादाम, ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। देखो भीम, पता है आप लोग महाभारत में अज्ञातवास में गए थे पांडव, तो जब वहाँ पे जाते हैं एक राक्षस उनका युद्ध होता है, तो एक्चुअली कहानी है बट उसका नाम हिडिंबा था। और लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते कोई राक्षस था, तो भीम जो है अपने बेटे को बाघ से बचाने के लिए, अर्थात बाघ रूपी राक्षस से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो गुफा में छुपा देते हैं, गुफा के मध्य में छुपा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कैमूर, बी विंध्याचल, सी सोनाकर, डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। धातव्य की उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग खाली स्थान भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश का कितना % भाग वृक्षों और वनों से घिरा हुआ है? इनके ऑप्शंस हैं ए 7%, बी 8%, डी 9% और सी 9% और डी है 10%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9%। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। अगर हम इसको याद करने की बात करें तो ये कैसे याद हो सकता है, 9 और वनों 9, तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 9 1 9 1 1 9। तो ऐसे आप लोग कई बार रिपीट करेंगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? जिनके ऑप्शंस हैं ए कैमूर पहाड़ियाँ, बी अमसोट चोटी, सी सोनपार पहाड़ियाँ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हो या ना हो अलग की बात है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन बी अमसोट चोटी। और अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ये देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमसोट। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आप लोग जब प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक ऑप्शंस को डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि और कहाँ से क्वेश्चन फुटअप हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है और यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। जिनके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7। देखो ये यूपी पीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर में आया था, तो ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, एचईओ के लिए। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए शिवालिक, बी विंध्याचल,
सी रुहेलखंड और डी है बुंदेलखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इधर उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं, इधर अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिए गए हैं। अर्थात जो जनपद दिए गए हैं ये किस लिए फेमस है या क्यों ये विशेष है, ये कह सकते हैं। तो लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, सीतापुर है और संत रविदास नगर। इधर अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल और न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो इसका हमको पता है कि लखीमपुर खीरी जो है यूपी का सबसे एरिया में सबसे बड़ा जिला है। तो पहला कौन सा होगा? आज अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये क्या होगा? ऑप्शन सही है। और पूछ कौन सा रहा है? नहीं। ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना कि एग्जाम में क्या पूछता है। कभी कभी हम लोग ये नहीं ध्यान नहीं देते हैं और बस ऑप्शन देखा टिक कर दिया, जो कि गलत हो जाता है। दूसरा सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी हम लोगों को पता है कि एकदम सही है। और जब हम बात करते हैं सीतापुर, तो सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, बल्कि वर्तमान में कौन सा है? हापुड़। ठीक है, हापुड़ कौन सा है? हापुड़। तो ऑप्शन सी क्या होगा? गलत हो गया। और पूछ कौन सा रहा? गलत ही पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है और सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है। और सीतापुर कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला है। सीतापुर किस लिए फेमस है? अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले व्यक्ति हैं। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और ये देखो हापुड़ आ गया, 660 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी है कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय, किसके लिए? अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा, डी एटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महोबा। देखो अभी हम लोगों ने ये सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था। ये देखो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या पूछ रहा था, तो हमने पढ़ा था बुंदेलखंड में कौन कौन? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। और यहाँ पर भी उसने पूछ लिया है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा जिला आता है। तो देखो क्वेश्चन का सिर्फ क्या है, लैंग्वेज बदल रही, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले कौन कौन से हैं? झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। अगला क्वेश्चन है, इधर सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। इनको क्या करना है? सुमेलित कीजिए और सूचियों के नियत एक कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इधर ये हिमालय की चोटियाँ दी गई और किस राज्य में है ये आपको मैच करना और इधर मिलाना है। तो इससे मान लो हमको इसमें कोई नहीं पता, तो मतलब कोई नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जैसे मुझे क्या पता है कि जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सी को 2 के साथ मैच करेंगे, सिक्किम के साथ। अब देखते हैं C2 किस में है। अब C2 इसमें है, देखो 2 ऑप्शन में B और D, तो ये क्या हुआ? A और C एलिमिनेट हो गए।
अब बचे कौन कौन से, बी और डी। अब देखते हैं हमको कौन सा पता हो सकता है। जैसे नंगा पर्वत पता है हमको, नंगा पर्वत पता है कि ये सबसे क्या है, सबसे कह सकते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ है, ठीक है, सबसे उत्तरी है। और सबसे उत्तर में जब राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। तो नंगा पर्वत किसके साथ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के साथ। ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो 1-1 के साथ। अब इसमें है बचा कौन कौन, अब बी तो 3 के साथ बचा ही ना, तो बी को 3 के साथ मैच करते थे उत्तराखंड। तो वो जरूरी नहीं हमको सारे पता हो, बट ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नंगा पर्वत किधर है और जम्मू कश्मीर किधर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप हिंट लगा सकते हैं। नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, जिनके ऑप्शंस हैं ए जींद, बी करनाल, सी अलीगढ़, डी है मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले, जो कि कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामिल हैं। ये कहाँ के हो गए, ये हो गए यूपी के। और जब बात करते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा के कौन से हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। ये इतने कहाँ के हो गए, ये हो गए हरियाणा के। अब राजस्थान की बात करते हैं तो भरतपुर और अलवर हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है, जिनके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कहाँ गया ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो बुंदेलखंड की जब बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्व उत्तर में स्थित है। तो किसके साथ सीमा साझा कर रहा, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो हमको पता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो ये बिहार वाला तो ऑप्शन गलत ही हो गया। फिर कौन सा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यही सही हो गया आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं, जो निम्न है, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। इनके ऑप्शंस हैं ए बस्ती, बी बुलंदशहर, सी बांदा, डी बलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 8 जिसमें राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, और प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो कि निम्न है। यहाँ पर देखते हैं किन राज्यों के साथ यूपी की सीमा लगती है, जैसे जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं। और जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो कि दक्षिण से उत्तर क्रमशः देखते हैं कौन कौन से हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, तथा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये शामली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि नेपाल, ऑप्शन बी सही आंसर नेपाल। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। इनके ऑप्शंस हैं ए सहारनपुर, बी देवरिया, सी हरदोई, डी ललितपुर। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो यह अन्य जिलों से घिरा है, ना कि किसी अन्य राज्य से या फिर किसी अन्य देश से। ठीक है, तो ये जो हरदोई है ये मध्य में पड़ता है यूपी के, तो यह किसी दूसरे राज्य के साथ और ना तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करता है।
उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर दक्षिण में कौन कौन से उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इनके ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद, बी मिर्ज़ापुर, सी इटावा, डी अलीगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले किसके साथ? हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। जिनके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है स्पर्श करते हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो कि बता चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड है। अब यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है और अब थर्ड चैप्टर है जो कि जलवायु एवं मृदा। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? इनके ऑप्शंस हैं ए मध्य मैदानी क्षेत्र, बी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र और डी है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। कारण क्या है? अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल संकट और तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज, मतलब उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? जिनके ऑप्शंस हैं ए टुंड्रा। टुंड्रा क्या होते हैं? जहाँ बहुत ठंडी होती है, ये ऑप्शन गलत ही हो गया। शुष्क रेगिस्तान, नहीं भाई, अच्छा कहाँ सा है? सम शीतोष्ण महाद्वीपी और उष्ण कटिबंधीय मानसून और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रो स्टॉर्म व डॉक्टर कैजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभक्त किया है, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु और दूसरा कौन सा है? साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनों के प्रकार की जलवायु, जबकि थार्नवेट के अनुसार समशीतोष्ण आदि प्रकार की जलवायु मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोपेन के अनुसार क्या है? शुष्क शीत मानसूनी, और जबकि थार्नवेट के अनुसार क्या है? समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मिट्टी खाली स्थान में पाई जाती है। जिनके ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी मैदान, बी गंगा के मैदान, सी तराई, डी है दक्षिणी पठार और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दक्षिणी पठार। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ जिलों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा अर्थात पड़वा और माड़, राकड़ एवं भोंटा आदि नामों से जाना जाता है। ये परवा या पड़वा मृदा जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये हाईलाइट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉकर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? इनके ऑप्शंस हैं, इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन है, इसमें एल्युमिनियम 30% होता है। सी है, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और ऑप्शन डी है, इसमें 60%
सिलिका होती है और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकर और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में कावर, मार और परुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके ऑप्शंस हैं, मतलब कथन है। पहला कथन है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। और दूसरा कथन है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। अब इनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक है तथा कृषि गहनता 140% है। और भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जलवायु, निम्नलिखित क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है, अर्थात उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्या है ये? देखो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए जलोढ़, बी बलुई दोमट, सी लाल दोमट और डी है लाल एवं काली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं, खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम और औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह खालिस्तान के निकट स्थित है। इनके ऑप्शन हैं, ए हरियाणा राज्य, बी नेपाल सीमा, सी विकल्पों में से कोई नहीं, डी है कर्क रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा के निकट होने के कारण क्या है? यहाँ पे उच्चतम औसत तापमान पाया जाता है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनके ऑप्शंस हैं, मतलब कथन है, पहला है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, क्या कथन 1 और 2 दोनों सही हैं? दूसरा है ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है, और तीसरा है केवल 2 सही है, और चौथा है केवल 1 सही। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ये दोनों ही कथन सही नहीं है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, जो कि इस प्रकार हैं। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 28 जिले आते हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 30 जिले आते हैं, और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जिसमें 10 जिले आते हैं, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जिसमें 7 जिले आते हैं। देखो
यहाँ पे 30 जिले हो गए, ये 28, कितने हो गए? 30 28 58, 58 10 68 और 68 और 7 कितने हो गए? 75। टोटल कितने? 75 जिले में। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 9। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए काली कपास की मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है करैल मिट्टी और डी है विंध्यन मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और इसकी उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और परुआ 2 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए महीन जलोढ़, बी दलदली, सी कंकरीली व पथरीली और डी है भूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है और परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अब किस जिले में पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में या फिर मिर्ज़ापुर झांसी में और डी है आगरा और मथुरा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं प्रमुखता उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? इनके ऑप्शंस हैं, ए आगरा एवं अलीगढ़, बी है मेरठ एवं मुरादाबाद, सी है बस्ती एवं गोरखपुर और डी है झांसी एवं चित्रकूट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के बांगड़ मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई के एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुर, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। और यही हाल रहा तो हमारे पूरे देश का ही नहीं, मतलब पूरे ज़िले का ही नहीं, पूरे राज्य का ही नहीं, पूरे देश का और पूरी दुनिया का ही हाल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? जिनके ऑप्शंस हैं, ए बांदा, बी मुरादाबाद, सी गोरखपुर और डी है वाराणसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत के एक प्रसिद्ध शहर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। इनके ऑप्शंस हैं, ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9। और अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? ये देखो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, कब होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया, फिर 16 में आया, फिर 16 में आया और 2023 में भी आया। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा क्षेत्र है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी पश्चिमी क्षेत्र।
चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, और पांचवा है मध्य मैदान, और छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, और सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदान, और आठवां है पूर्वी मैदान, और नौवां है विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के खाली स्थान किस जिले में पाई जाती है? इनके ऑप्शन हैं ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, और डी गोंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? देखो जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ। ठीक है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। देखो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल हमें देखने को मिलते हैं, तो कृपया ध्यान से पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी हरदोई, और सी है मैनपुरी, और डी है एटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। तो यहाँ पे सिर्फ कछुआ ही नहीं, रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित अन्य मछलियाँ भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कछुआ वन्यजीवन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, एकदम सही बात है। और दूसरा है यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये भी सही है। और तीसरा है कछुआ आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, ये भी एकदम सही है। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है जिसमें तीनों हो? ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो इन तरीके के ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक दो ऑप्शन पता है तो आपको तीसरे पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कछुआ क्या होते हैं, भाई मांस वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है वो अब जरूरी थोड़ा ना वो मछली का ही मांस किसी भी जीव को खाएंगे, तो जब जो आधे जले हुए मानव के शरीर हैं उनके भी तो खा सकते हैं, उसके लिए भी छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो भाई अगर इसका यूजेस है यहाँ पे कछुए का तो इसको हम चेक कर सकते हैं, हाँ सही है। कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इनके ऑप्शंस हैं ए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बी है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसका ऑप्शन बी ही सही भी है, सॉरी सी है यार, मैंने कौन सा देख लिया, एक सेकंड देखते हैं। हाँ ये वही तो मैं सोचूं, उसका ऑप्शन कौन सा सही था? बी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर चंबल नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? इनके ऑप्शंस हैं ए बेतवा, बी केन, सी सरजू, और डी है सरयू, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरजू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है और जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? जिनके ऑप्शंस हैं ए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य,
बी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और डी है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? जिनके ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1985, सी 1956 और डी है 1972, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1972। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और यह टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी है भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव, सी है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इनके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा, बी है पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा, सी है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, और डी है सुर सरोवर अभ्यारण्य आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा। यहाँ पे पटवा न होकर पटना होना चाहिए। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। इनके ऑप्शंस हैं ए सेल, बी सेम, सी सील, और डी है सुसु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। इसे सुसु भी कहा जाता है। किशन वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान का एक हिस्सा है। इनके ऑप्शंस हैं ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी है दुधवा नेशनल पार्क, और डी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं भी याद होता तो इसको ट्रिक बता, जैसे गंगा क्या कहते हैं, गंगा डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सुसु। तो छोटा बच्चा क्या कर रहा है? गंगा में सुसु। मतलब गलत बात है लेकिन याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है? दुधवा। दुधवा को हम क्या किससे कनेक्ट कर सकते हैं? इसको दूध कर सकते हैं। किशन कृष्ण जी होते हैं, तो कृष्ण जी क्या है? दूध पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई? कृष्ण जी जो हैं वन्यजीव मतलब जंगल में जाते थे अपने जानवर लेके, तो वहाँ पे क्या करते थे? वो जानवरों के दूध पीते थे, या फिर गोपियों से दूध मांगते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं दूध और किशन से। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। यह अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए झिंगल, बी पलास, सी महुआ, और डी कोक की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पलास। और पलास को क्या टेसू के नाम से भी जानते हैं, और पलास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, ठीक है। इतने फैक्ट आपको याद रखने पलास के लिए।
उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर हैं? जिनके ऑप्शन है ए घड़ियाल, बी कस्तूरी हिरण, सी लंगूर और डी है वन उल्लू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है, अर्थात केवल कितना है? इनके ऑप्शंस हैं ए 2.56%, बी 7% और सी है 9.50% और डी है 11.60%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें स्टार लगा, अर्थात ये सारे गलत हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण क्षेत्र कितना 6.24% तथा वृक्षावरण क्षेत्र कितना है 3.72% है। अतः उपयुक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ध्यातव्य है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 1118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र में सबसे अधिक है जो कि है 2407.87 वर्ग किलोमीटर और लखीमपुर खीरी में है 1234.13 वर्ग किलोमीटर और मिर्ज़ापुर में 736.91 वर्ग किलोमीटर और पीलीभीत में 673.84 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट में है 636.56 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? इनके ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर, बी इटावा, सी महाराजगंज और डी पीलीभीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है। यह 8 किमी की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? जिनके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिले RWS में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? जिनके ऑप्शंस हैं ए तेंदुआ, बी हाथी, सी गिद्ध और डी है एक सींग वाला गैंडा। जब दुधवा की बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए तेंदुआ। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? जिनके ऑप्शन है ए चंद्रप्रभा, बी कटरनिया घाट और सी है किशनपुर, डी है हस्तिनापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह बहराइच में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जिनके ऑप्शन है ए बखीरा वन्यजीव कहाँ पे? उन्नाव में है और बी है ओखला वन्यजीव ललितपुर जिला, सी है सांडी वन्यजीव कहाँ पे? हरदोई जिला और डी है महावीर स्वामी बस्ती जिला।
इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो जैसे हम लोग को पता है जो हरदोई जिला है वहाँ पे सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है, भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है और ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं ए बरेली उन्नाव, बी बदायूं जिला, सी उन्नाव जिला और डी है बाराबंकी जिला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। इनके ऑप्शंस हैं ए सारस केन और चित्तीदार गिद्ध, बी है भारतीय मोर और हॉर्निवल, सी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डी है हरा कबूतर और धूसर जंगली मुर्गी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जिनके ऑप्शंस हैं ए 270 वर्ग किलोमीटर, बी है 310 वर्ग किलोमीटर, सी है 490 वर्ग किलोमीटर और डी है 510 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं ए नवाबगंज, बी भरतपुर, सी चितरंगुड़ी और डी है रायगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य वर्ष 2015 में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनके ऑप्शंस हैं ए दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, बी है पीलीभीत, बांदीपुर और रणथंभौर और राजाजी और डी है अमनगढ़, बांधवगढ़, सी है अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर और डी है दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। तो जैसे हम इसमें बात करते हैं कान्हा कहाँ पे है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे किशनपुर था। किशनपुर को हमने कनेक्ट किया था दुधवा से। कान्हा कहाँ पे है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक, और जब बात करते हैं बांदीपुर, बांदीपुर भी यूपी में नहीं है। फिर बांदीपुर आ गया। अब बचा कौन, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं जो कि निम्न है दुधवा लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा अमनगढ़ बिजनौर में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर 58 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है। अब बताना है कौन से युग्म बेमेल है। यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, वाराणसी में है और इनमें बताना कौन सा बेमेल है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म बेमेल है। जब हम बात करते हैं कतरनिया घाट अभ्यारण्य की तो यह पीलीभीत में ना होकर कहाँ पे स्थित है, यह बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित ना होकर बहराइच में स्थित है।
और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया था। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में ही है, और रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट में ही है। अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए बरेली जिला, बी बदायूं जिला, सी उन्नाव जिला और डी बाराबंकी जिला। और अभी हम लोगों ने नवाबगंज पक्षी अभयारण्य पढ़ा है उन्नाव जिला। जो क्वेश्चन ये देखो किस जिले में स्थित है, यहाँ पे आरओ में आया था 2021-22 में, और यहाँ पर भी ये 22 का ही है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य तथा उनसे संबंधित जिले, इधर अभयारण्य दिए गए हैं और इधर जिले दिए गए हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरदोई में है। और समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। और समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोंडा में है। अगला क्वेश्चन है, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इनके ऑप्शंस हैं ए संत कबीरनगर, बी एटा, सी गोंडा और डी बलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बलिया। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन में एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इनके ऑप्शन हैं ए 2022-23, बी है 2012-13 और सी है 2021-22 और डी है 2014-15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2012-13। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? इनके ऑप्शंस हैं ए जंगली भैंस, बी दलदली हिरण और सी है लाल पांडा और डी है बाघ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दलदल हिरण। उत्तर प्रदेश का, अब अगर इसको याद करना तो कैसे करना कर सकते हैं? हमको इसे पता है, महाभारत में हस्तिनापुर किससे बिलोंग करता था? महाभारत में हस्तिनापुर बिलोंग करता था ना, तो कह सकते हैं पांडवों से, या फिर धृतराष्ट्र राजा था वहाँ पे, और फिर मतलब राजपाट के लिए युद्ध हुआ। तो हम कह सकते हैं ना, हस्तिनापुर वाले क्या कर रहे हैं, यूपी का राजकीय पशु क्या है? दलदली हिरण, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था वर्ष 1986 में? दलदली हिरण। और जब बात करते हैं 1986 की, तो 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था। इसको भी याद कर लेना आप लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा जिलों में भी है। नोट, आयोग ने इसका प्रश्न क्या माना था? ऑप्शन डी, आयोग कुछ भी कर सकता है। यूपी 80 है ना, हाँ यही, ये यूपी 80 आयोग बहुत ही खतरनाक भाई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इनके ऑप्शन है ए किशनपुर, बी है कतरनिया घाट और सी है रायपुर और डी है चंबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कतरनिया घाट। अब यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य दिए गए, उनके स्थापित वर्ष भी दिए गए। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित किया? 1975 में स्थापित किया गया। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ? 1972 में। और चंबल वन्यजीव अभयारण्य स्थापित होता 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। और नोट 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए जनपद पीलीभीत, बी है जनपद चंदौली, सी है जनपद उन्नाव और डी है जनपद महाराजगंज। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है। ACF में आया, यूपी PCSJ में आया, यूपी PCS पॉलिटेक्निक में आया, PC पॉलिटेक्निक इलाहाबाद RO में आ चुका है और कृषि प्रावधिक में आ चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा चांद के साथ आपको चांद दिखे आप टिक कीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए महोबा, बी मेरठ, सी मुरादाबाद और डी है महाराजगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महोबा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा। जैसे महोबा के बारे में हमको पता है कि मतलब हमारे लोगों के यहाँ इधर पुराने लोग सुनते थे आल्हा, तो वहाँ पे था कुछ कहानी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहाँ पे एक कहानी थी कि अगर वो जीतते थे तो मतलब किसी किले का था कि अगर जीतेंगे तो उसको खुदवा के मतलब उसको ताल बना देंगे, ठीक है, या फिर झील कह सकते हैं, बना देते हैं। तो उसको हम कर सकते हैं कि महोबा में क्या था, विजय करने पर वो पक्षी विहार या झील बना रहे थे। तो इसको आप लोग जब 2-3 बार कनेक्ट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि महोबा था, विजय हुई थी उनकी, तो उन्होंने एक झील बनवाई थी, किसके लिए? पक्षियों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? जिनके ऑप्शंस हैं ए दुधवा, बी पीलीभीत, सी कार्बेट और डी है राजाजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बेट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब अमन को किससे याद करेंगे? कॉर्बेट से। तो कार्बेट से इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं जैसे अमनगढ़, अमन मतलब शांति के लिए एक बेट लगाते हैं कि जो टाइगर है इनको एक रिजर्व क्षेत्र दे दिया जाए। भाई अगर ये यहाँ पे ये एक एरिया है और यहाँ पे मानव रह रहे हैं, ठीक, और यहीं पर टाइगर भी रह रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो दोनों के बीच में अमन लाने के लिए एक बिट लगती है, अर्थात शर्त लगती कि भाई एक मान लो इधर मानव है, एक छोटा सा हिस्सा इनको भी दे दो, किसको? इन टाइगर के लिए रिजर्व कर दो, टाइगर के लिए रिजर्व कर दो, ठीक। तो इससे क्या होगा? अमनगढ़ टाइगर से बेट कार्बेट हो जाएगा और टाइगरों के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपको थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? जिनके ऑप्शंस हैं इधर वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए और इधर अवस्थित दिए गए। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर और कैमूर अभ्यारण्य कहाँ? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। तो इसमें कौन सा पूछ रहा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है। यह जनपद बलरामपुर में न होकर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है? दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर है, ठीक है। अगर अब इसको भी कनेक्ट करते हैं, देखो महावीर स्वामी क्या है, अब उनको जब भाई उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ललित अर्थात खुशी हुई, ठीक है। अब वो हमेशा ही खुश रहने लगे, ठीक है, और जानवरों से प्यार करने लगे। अभ्यारण्य मतलब, तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर दिया? महावीर स्वामी को ललित से कनेक्ट कर दिया कि अब उनको खुश रहने लगे। दूसरा है लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज।
अब कन्नौज का क्या फेमस है? इत्र। हमें क्या पता है? जनपद कन्नौज का क्या फेमस है? इत्र। अब भाई इतनी अच्छी इत्र है कि अगर आप वहाँ पे लगा लेते हैं लाख बार तो मतलब आप बेहोश हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, कितनी अच्छी उसकी सुगंध है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? लाख बेहोशी, लाखों लोग उससे बेहोश हो जाते हैं इत्र से। ठीक है, आप कितनी अच्छी महक हो जाती है। और किशनपुर का हम लोग याद किए थे, नहीं याद किए, चलो फिर से याद कर लेते हैं। जैसे किशन को हम लोगों ने कनेक्ट किया था कृष्ण जी को किससे? दुधवा से। ठीक है, और दुधवा से अब लखीमपुर खीरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब दुधवा दूध से कृष्ण जी क्या बना रहे थे? खीरी से क्या बना रहे थे? खीर। किशन जी दूध से क्या बना रहे हैं? खीर। किशनपुर से क्या हो जाएगा? किशन वन्यजीव अभयारण्य, और लखीमपुर खीरी से हो जाएगा खीर से हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और दूध से हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इससे तीनों कनेक्ट हो गए। कैमूर अभयारण्य कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। अब कैमूर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? कैमूर को कनेक्ट कर सकते हैं कमर से। अब मिर्ज़ापुर का हम लोगों ने देखा था कि मतलब वेब सीरीज़ आई थी, देखे तो नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है। तो वहाँ पे क्या है, मिर्ज़ापुर में उसमें कालीन नाम के एक व्यक्ति है जिसका रोल कालीन भैया के नाम से है, उसका रोल बहुत ही फेमस हुआ। तो भाई वहाँ पे क्या बंदूक वगैरह की वो लोग जो भी करते हैं व्यापार, तो कैमूर क्या कह सकते हैं? कमर, मतलब लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे कमर से। तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ट्रिक याद आती है तो हम फिर से बताएंगे, अगली वीडियो में भी हो सकता है। अब देखो अभी हम लोग वहाँ पे याद ही कर रहे थे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आ गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो हमने कनेक्ट किया था ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खीर से कौन बना रहा था? कृष्ण जी, तो खीरी ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है। यूपी पीएससी में है, यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ में है, यूपी यूडीए एलडीए में है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, यूपी ट्रिपल लोअर में आ चुका है। तो ऐसी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, हम लोग आगे भी कनेक्ट करते रहेंगे, बस आप लोग साथ बने रहिए। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया, और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। और कतरनिया घाट को भी एक क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो याद रखना, अभी कहाँ पे आया था, ये देखो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ? 1972 में। और किशन वन्यजीव अभयारण्य कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में, ये हुआ था 1972 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं ए किशनपुर, बी सुरहाताल, और सी है कतरनिया घाट, और डी है कालेसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा लखीमपुर खीरी, कृष्ण जी खीर बना रहे थे। और किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। और अब बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की। यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बहराइच जिले में कतरनिया घाट। देखो इसको भी कनेक्ट कर दे, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। अब जैसे मान लो कोई सीधा जा रहा है तो यहाँ से कतरा गया, लेकिन लोग इसको आवाज़ दे रहे हैं, भाई सारे लोग इधर जा रहे हैं, मान लीजिए ये उत्तर की दिशा ऊपर की, लेकिन ये क्या होता है यहाँ से मुड़ जाता है इधर पूरब की तरफ, और सारे लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं। अब सभी लोग इसको आवाज़ भी दे रहे हैं कि भाई इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, लेकिन ये नहीं सुनना है। क्यों? ये कतरा गया है इससे। क्यों? क्योंकि ये बहरा है। ठीक, अब याद कर लेना, आप लोग कनेक्ट कर लेना, बहराइच से बहरा होगा, और कतरनिया घाट मतलब कतर लिया अपना नया, कतरनिया घाट कतर लिया और अपना नया घाट अर्थात नया घाट बना लिया उसने, अब नई दिशा में हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहरा है। तो कहाँ पे स्थित हो गया कतरनिया घाट? बहराइच में। अब अगला है सुरहाताल अभयारण्य। तो सुरहाताल की जब हम बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अब जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है।
इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब अगर हम सुरहा ताल की बात करते हैं, सुरहा ताल को भी बलिया से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? बलिया को बना दीजिए डलिया, डलिया। हम लोग देखते हैं कि जब लोग पूजा करते हैं तो तालाब होता है या सुराही तरह के कुछ भी होता है तो उसको लोग क्या करते हैं, डलिया वगैरह जो भी होता है इसको लोग क्या करते हैं, ताल अर्थात तालाब वगैरह में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ पे लोग पूजा किए, कोई थाली या फिर डलिया है, उसमें जो पुष्प वगैरह होते हैं उसको लोग क्या करते हैं, ताल में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या सुरहा ताल कहाँ पे हो जाएगा? बलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इनके ऑप्शंस हैं ए सोनभद्र, बी बांदा, सी महाराजगंज, डी मेरठ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जिनके ऑप्शंस हैं ए पटना पक्षी अभयारण्य, मतलब ये कथन पहला जो अभयारण्य दिया गया है वो है पटना पक्षी अभयारण्य। दूसरा अभयारण्य दिया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, और तीसरा है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, और चौथा है उधवा पक्षी अभयारण्य। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है। तो जैसे ये अगर आप देख रहे हैं पटना पक्षी अभयारण्य, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये बिहार में है। पटना पक्षी अभयारण्य एक्चुअली में कहाँ पे है? एटा में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब एक तो पता ही हो गया ना हमको कि यूपी में है, तो अगर 1 और 3 करते हैं तब एक तो यूपी में है, जबकि पूछ रहा क्या है कि यूपी में स्थित नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी हो जाएगा क्योंकि एक जिसमें होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ऑप्शन डी, 3 और 4। तो इस तरीके से भी हमें पता हो सकता है कि अगर कौन कौन सा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो इससे ये भी मतलब गेस हो सकता है कि कौन कौन से अभयारण्य यूपी में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। इनके ऑप्शंस हैं ए 4.46%, बी है 5.64%, सी है 6.84% और डी है 8.36%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल मात्र 6.84% था। नवीन स्थित 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 9.23% है, और नोट उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। तो राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल राज्य के क्षेत्रफल का 9.96% है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए 8 जुलाई से 15 जुलाई, बी है 16 जुलाई से 22 जुलाई, सी है 1 जुलाई से 7 जुलाई और डी है 23 जुलाई से 30 जुलाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। भाई वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन यह भी तो प्रोत्साहन दो कि वृक्ष ना काटे जाएं। इसके लिए कोई नहीं, सब कहते हैं वृक्ष लगाओ। अब भाई लगा आप 4 पेड़ रहे हैं और काट 40 रहे हैं, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा? लेकिन 4 पेड़ लगाने को इतना लाइमलाइट हाईलाइट किया जाता है कि हर पेपर, हर न्यूज़, हर टीवी चैनल, हर मोबाइल पे आता है, और जो 40 काटे जाते हैं, 400 काटे जाते हैं, उसका कोई पता नहीं रहता है, उसको कोई नहीं पूछता। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है, तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची 1 दी गई, इधर सूची 2 दी गई। अब इनको मैच करना है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमको पता है। जैसे हमको पता है नवाबगंज पश्चिमी बिहार
कहाँ पे है, उन्नाव में। तो सबसे पहले देखेंगे ए 2 के साथ कहाँ किस में मैच हो रहा है, ए 2 के साथ इसमें मैच हो रहा और इसमें मैच हो रहा, तो कौन से एलिमिनेट हो गए हमारे, सी और डी, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा, अब हम फिर देखते हैं कि अब हमको इनमें से कौन सा पता है। भाई ओखला पश्चिम विहार कहाँ पे है, ये जैसे हमको पता है कि ओखला पश्चिम विहार कहाँ पे है, ये रायबरेली में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमको कौन कौन से पता है। जैसे मान लो सबसे पहले हम इस तरीके से क्वेश्चनों को देखने के लिए, मतलब सॉल्व, इस तरीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको जो जो आते हैं सबसे पहले हम उनको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमको जैसे पता है कि नवाबगंज पश्चिम विहार किसके कहाँ पे है, उन्नाव। तो सबसे पहले ए को 2 के साथ मैच कर देते हैं, A2 इसमें है और A2 इसमें है, बाकी C और D ये दोनों क्या हुए, एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब फिर देखते हैं, फिर दूसरा हमको कौन सा ये पता है। तो जैसे हम बात करते हैं अगर समस्तीपुर पश्चिम विहार की, तो समस्तीपुर पश्चिम विहार हमको पता है कहाँ पे है, ये रायबरेली में है। तो हम मैच करते हैं C को 4 के साथ, C4 किस में है, इसमें है। तो और बाकी मान लो हमको नहीं भी पता है, तो बाकी तो ये एलिमिनेट हो गया ना, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पे है, उन्नाव में है। ओखला पश्चिम विहार कहाँ है, गाजियाबाद में है। और समस्तीपुर पश्चिम विहार कहाँ है, रायबरेली में। और पार्वती अर्गा पश्चिम विहार कहाँ है, गोंडा में है। ओखला पश्चिम विहार गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार स्थित है, सीधे उन्नाव लगा यार, डी। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर राज्य दिए गए, इधर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, ठीक है। अब इसमें से हमको पता है बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में लगा दो। और उत्तर प्रदेश में अब सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। तो अगर हमको ये 2 पता हो गया, मान लो अगर ये पता हो गया, तो और कौन कौन से पूछ रहा है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये लगाओ ना, A2 के साथ है कहीं, A2 हो गया, ये हो गया। सबसे पहले हमने कौन सा मैच किया था, बांदीपुर कर्नाटक, D1 किसमें किसमें, इसमें है D1 और इसमें है D1, ठीक। और दूसरा कौन सा मैच किया था हमने, C3। अब देखते हैं C3 किसमें है, C3 इसमें है और बाकी इसमें तो है नहीं, बाकी ये वाले तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, तो इससे ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी। मानस कहाँ है, ये असम में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। और राजा जी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नोट, वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। अब राजा जी कहाँ चले गए भाई, उत्तराखंड में चले गए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। इनके ऑप्शन है, ए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, बी है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, और सी है 25 सेंचुरी भरतपुर, और डी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी क्या संत कबीर नगर में, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, यह भागलपुर में है। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह बरेली में ही है। और 25 सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इटावा। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वनाच्छादित है। इनके ऑप्शंस हैं, ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी पीलीभीत, डी चित्रकूट। अभी हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 3 जिले के अनुसार सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती है। अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए आजमगढ़ में, बी हरदोई में, सी प्रतापगढ़ में और डी बलिया में। तो इसको हमने अभी ट्रिक के माध्यम से याद किया था।
कि ताल में लोग क्या करते हैं, डलिया जो होती है जिसमें पुष्प होते हैं उसको प्रवाहित कर देते हैं, कहते हैं पक्षी जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बलिया। सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था और यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके ऑप्शन हैं, ए समसपुर पक्षी अभयारण्य, बी है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, सी है घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य और डी है जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। जैसे हम लोगों को पता है ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ, यूपी में स्थित है। तो ये देखो समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यूपी में है। और वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में है। और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्या भाई क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन ही मुझे अधूरा लग रहा है। भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या उत्तर प्रदेश किस राज्य में स्थित, क्या भाई। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। इनके ऑप्शंस हैं, ए 25 नवंबर 1974, बी 25 नवंबर 1975, सी 25 नवंबर 1976, डी 25 नवंबर 1977। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक दोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके ऑप्शंस हैं, ए सरिस्का, बी अमनगढ़, सी जिम कॉर्बेट, डी पन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला है टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व और जो कि कहाँ, लखीमपुर खीरी में है, सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, कहाँ, बिजनौर में है, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में की गई थी। तथा तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को चित्रकूट, जो कि कहाँ, चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ से हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब 5th चैप्टर जो कि है नदियाँ, झीलें एवं आद्य भूमियाँ, इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, मतलब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग, मस्त रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कमी या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और किस तरीके से इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।